प्यारे बच्चों, मित्रों, आप सबको मेरा यथा योग्य अभिवादन। कोरोना काल में लॉकडाउन की स्थिति में हमारे विद्यालय बंद हैं, बच्चों की उपस्थिति नहीं के बराबर है ही नहीं, शिक्षकों की उपस्थिति भी 50% है। ऐसी स्थिति में आप सब तक पहुंचने का, समाज तक, देश तक, राष्ट्र तक, राज्य तक पहुंचने का एकमात्र माध्यम हमारा वीडियो है, यूट्यूब है। अतः मैं कोशिश कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से अपना संदेश आपके पास पहुंचाने का। सभी विद्यालयों में जल जीवन और हरियाली अभियान के तहत हमें जल जीवन हरियाली दिवस मनाना है। ये जल जीवन हरियाली बिहार सरकार की पर्यावरण संरक्षण की दिशा में, पर्यावरण प्रबंधन की दिशा में, सतत विकास की दिशा में एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना की सफलता का सारोदारोमदार हमारी जनता पर है, बिहार वासियों पर है, हम शिक्षकों पर है, हमारे बच्चों पर है, भावी पीढ़ी पर है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जल है तो जीवन है, जल है तो कल है। हरियाली उसी संदर्भ में आती है। हरियाली का मतलब क्या होता है? हरियाली का मतलब जितने पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़े, बाग बगीचे हैं, जंगल हैं, वे सब हरियाली के तहत आते हैं। तो हरियाली भी तभी रहेगी जब जल रहेगा, और इन दोनों के रहने पर हमारा जीवन है। हरियाली जो कि ऑक्सीजन देती है, पेड़ पौधे ऑक्सीजन के भंडार हैं। प्रकृति में ऑक्सीजन का भंडार पेड़ पौधे हैं, और ये ऑक्सीजन देते हैं। उस ऑक्सीजन को सारे जीव जंतु लेते हैं, जीवन चलता है। ऑक्सीजन के बिना हम 2-3 मिनट से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। इस तरह से हरियाली हमको जीवन देती है, और ये प्रकृति के फेफड़े हैं। प्रकृति के फेफड़े अगर सही होंगे तभी हमारा फेफड़ा भी, हम मनुष्यों का फेफड़ा भी सही होगा। अभी कोरोना काल में हम लोग देख लिया कि कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी से बहुत लोगों के फेफड़े अवरुद्ध हो गए, चोक हो गए, और वे काल के गाल में समा गए, मर गए। कितने लोग कोरोना में मर गए? सबसे ज्यादा प्रभावित किया फेफड़े को हमारे, क्योंकि हमने प्रकृति के फेफड़े को विनष्ट कर दिया है, उसको कम कर दिया है, काटते जा रहे हैं। जल जो कि जीवन का आधार है, हम में, सारे जीवों में 70 से 90% तक जल विद्यमान है। उसका शरीर का, हमारे शरीर का लगभग 70% भाग जल ही है। हमारे फेफड़े का तो 80% भाग जल है, हमारे खून का लगभग 80% भाग जल है, हमारे दिमाग का लगभग 85% भाग जल है। तो जल का कितना महत्व है ये हम समझ सकते हैं। लेकिन जल जो जल है वो पूरे पृथ्वी पर, पूरे धरती पर जितना जल है, उसका 97% भाग ये समुद्रों में, महासागरों में, जो कि हमारे काम का नहीं है। ये लवणीय जल है, साल्टी वाटर है, खारा जल है, हमारे पीने के या दैनिक जीवन के उपयोग में नहीं आता है। जो बाकी 3% जल है, उसी का हमारे जीवन में उपयोग है। लेकिन उस 3% में भी जो शुद्ध जल है, जो मृदु जल है, फ्रेश वाटर है, इसका 3% में लगभग 2% से कुछ ज्यादा, लगभग 2%, 2.15% ये ग्लेशियर के रूप में, हिमनद के रूप में है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ के रूप में जमा हुआ है, जिसको हम उपयोग में नहीं ला पाते हैं। लेकिन 0.6%, लगभग आधा प्रतिशत पानी, पूरे 100% में आधा प्रतिशत पानी ये जो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में है, भूमिगत जल के रूप में, जमीन के नीचे है, जिसको हम चापाकल के माध्यम से, बोरवेल करके, बोरिंग के माध्यम से हम लाते हैं अपने दैनिक उपयोग, सिंचाई में, पीने के लिए, नहाने के लिए, खाना बनाने के लिए, माल मवेशियों के धोने के लिए, कल कारखानों के लिए, शहरीकरण के लिए। इसी पानी का 0.6% पानी का हम उपयोग करते हैं, बोरिंग लगा करके, चापाकल के माध्यम से। तो अब देखिए 100% में लगभग 0.6%, मतलब आधा प्रतिशत के आसपास पानी है, इसी पानी का हम उपयोग करते हैं। तो इस पानी का कितना महत्व है। और ये जो अंडरग्राउंड वाटर है, आता कहाँ से? भूमिगत जल जो जमीन के अंदर जाता है, वो आता कहाँ से? वर्षा के जल से आता है। बारिश का जल ही नीचे जाता है, रीस करके जमीन से, तो हम उसको
वो भूमिगत जल रिचार्ज होता रहता है और उसी पानी को हम चापाकल के माध्यम से, बोरिंग के माध्यम से ऊपर ला पाते हैं, पीते हैं और उसको यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो इस पानी को अगर बारिश नहीं होगी तो क्या होगा, ये पानी का वही लेवल भागने लगता है और लेवल भागने लगता है तो पानी की कमी हो जाती है, पानी का संकट होता है। पानी के संकट के कारण गर्मियों के दिनों हमने उत्पात देखा है बड़े बड़े शहरों में, समाचार पत्रों से, टीवी से के माध्यम से देखा है कि कितना हाहाकार मच जाता है। तो इस पानी को हम कैसे रिचार्ज करें, कैसे बचाएं, कैसे बचाएं? इस पानी पर ही ये हमारा जीवन है, इस पानी पर ही जीवन है, तो कैसे इसको बचाएंगे? तो जल को बचाने का एकमात्र उपाय है कि फ्रेश वाटर को कैसे बचाएं हम। तो वर्षा जो होती है, वर्षा का पानी व्यर्थ में बह जाता है, बेकार में बह जाता है और बह करके नालियों से, बड़ी नालियों से नदियों में जाता है, नदियों से समुद्र में बहकर चला जाता है, पूरा सलाइन हो जाता है। तो इस पानी को बचाने का एकमात्र उपाय है कि वर्षा का जल जो खेतों में, खलिहानों में गिरता है, उस पानी को हम जो अपना लेवल देख करके नीचे बहने लगता है, उस पानी को हम बहने से बचाएं, नदियों में जाने से बचाएं। तो उसको जगह जगह मेड़ बनाकर, बड़े बड़े मेड़ बनाकर खेतों में रोक सकते हैं उस पानी को, और खेतों से पानी जो कुछ तो बाष्प बनकर उड़ेगा और कुछ रिस करके धरती में जाएगा, वहीं धरती के नीचे पानी वो हमारा अंडरग्राउंड वाटर होगा और जिसका उपयोग करेंगे। दूसरी बात है कि वर्षा के जल को जितने गांव हैं, शहर हैं, उन शहरों में छतों पर, अब तो शहरों में सिर्फ छत ही बचे हैं जिस पर हम पानी को स्टोर कर सकते हैं। धरती तो है नहीं, रोड है तो पक्की है, उस पर पानी रिस नहीं सकता है। हम घरों में भी, आंगन में भी अपना वो पक्कीकरण कर देते हैं, सीमेंटेड बना देते हैं, उसमें पानी का रिसाव नहीं हो पाता है। तो इस स्थिति में छत बचता है, छत पर हम पानी का स्टोर कर सकते हैं, छत पर पानी को संग्रहित कर सकते हैं और छत पर वो हम टैंक नुमा बना करके, उसको टैंक के रूप दे करके उसमें पानी को स्टोर कर सकते हैं, वर्षा के जल को, और उसको पाइप के माध्यम से हम धरती के नीचे वो गड्ढा बना करके ले जा सकते हैं और वो धरती का पानी, गड्ढा का पानी हर घर में, ये काम हर घर को करना होगा, हर परिवार को करना होगा, और वो पानी रिस करके धरती के नीचे जाएगा, अंडरग्राउंड होगा, और उस पानी का उपयोग हम फिल्टर करके, जो टंकी में ऊपर पानी रहेगा छत पर, उस पानी का उपयोग हम फिल्टर करके, उसको ब्लीचिंग पाउडर डाल करके, उसको उबाल करके हम पीने के काम में भी ला सकते हैं, खाना बनाने के काम में ला सकते हैं, स्नान के काम में ला सकते हैं, और मवेशियों को पिलाने के लिए, धोने के लिए, घर धोने के लिए, टॉयलेट के काम में उसका यूज कर सकते हैं, ताकि चापाकल से और बोरिंग से जो फ्रेश वाटर हम धरती से लेते हैं उसका खपत कम हो जाए, उसका रिचार्ज होते रहे। तो ये प्रक्रिया अपना करके हम वर्षा जल को, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है जिसको कहते हैं, वर्षा जल का संग्रहण छतों पर करके हम अंडरग्राउंड वाटर को काफी मात्रा में, फ्रेश वाटर को बचा सकते हैं। दूसरा, चूंकि दूसरा तरीका है, बड़े बड़े तालाब जो परंपरागत रूप से हमारे देश में बहुत पहले से चला आता रहा है, तालाबों के माध्यम से, पोखरों के माध्यम से, आहर के माध्यम से, हर गांव में पोखर, आहर, तालाब मिलते थे बड़े बड़े। राजा महाराजा ये बड़े बड़े तालाब बनाते थे, उसमें पानी को स्टोर किया जाता था, वो स्टोर होकर के पानी अंडरग्राउंड होते रहता था, भूमिगत होते रहता था, जो भूमिगत जल है रिचार्ज होता रहता था। उस तालाब, आजकल तालाबों की, पोखरों की, गढ़ों की, आहरों की कमी होते जा रही है, लोग अतिक्रमण करते जा रहे हैं। तो उसको अतिक्रमण से मुक्त करा करके, सरकारी प्रयास से उसको अतिक्रमण के मुक्त कराया जा सकता है, उसका जीर्णोद्धार किया जा सकता है, पुनरोद्धार किया जा सकता है और उसको पुनर्जीवित किया जा सकता है। तालाबों की खुदाई हो सकती है, कुओं की, प्राचीन कुओं की, जो पहले कुएं होते थे, उस कुओं में पानी भरा जा सकता है और कुएं का पानी धरती में जा सकता है, तालाब का पानी धरती में जा सकता है, अंडरग्राउंड हो सकता है। उससे हम पनौट के रूप में, सिंचाई के रूप में, खेतों में जब पानी की कमी हो जाएगी उस स्थिति में सिंचाई कर सकते हैं, सिंचाई के द्वारा अपनी पैदावार को बढ़ा सकते हैं, गर्मी में उसका यूज कर सकते हैं पानी को। तो हम बहुत पानी के खपत को, जो फ्रेश वाटर है, उसको बचा सकते हैं, बचत कर सकते हैं इसके माध्यम से। और बहते हुए पानी को चेक डैम, जो बड़ी बड़ी नदियां हैं, उस पानी को रोक करके हम डैम बना करके छोटी नदियों में या जहाँ जरूरत है वहां पर मोड़ सकते हैं नहरों के द्वारा, और उस पानी का यूज कर सकते हैं, जो बरसात में हम बचाएंगे पानी। तो हम घर घर में एक जो पानी की कमी हो रही है और खपत बढ़ रहा है, उस घर घर में हम पानी की कमी को बचा सकते हैं, ये वर्षा जल को रोक करके, जो अपने भवनों पर, मकानों पर, हर शहर में, गांव में जनसंख्या चूंकि बढ़ रही है तो पानी की खपत बढ़नी है, आबादी दिनों दिन बढ़ रही है,
आबादी का विस्तार होता है, तो सबसे पहले अगर सतत विकास की दिशा में अगर हमको कोई काम करना है तो आबादी के वृद्धि को, जनसंख्या के बढ़ोतरी को हमको रोकना होगा। और रोकने का तरीका क्या है? हम बलात् नहीं कर सकते हैं, किसी से जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं जनसंख्या रोकने के लिए। हम शिक्षा के माध्यम से जन जागृति फैला करके, उसके लाभ और हानि को बता करके हम आबादी को धीरे धीरे रोक सकते हैं। और जब आबादी रुक जाएगी तो प्रकृति अपने आप रिस्टोर हो जाएगी, अपने आप जगह पर आ जाएगी। जल और जीवन और हरियाली सही जगह पर आ जाएंगे। हरियाली जब स्थापित हो जाएगी, जल का बचाव होगा। जल जब बचेगा तो अपने आप फ्रेश वाटर का और सारे जो हमारे संसाधन हैं वो बचेंगे। तो इस तरह से, चूंकि मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जो कि ये काम कर सकता है। हम पर्यावरण के संरक्षण के संदर्भ में पढ़े हैं, पर्यावरण के संदर्भ में पढ़े हैं कि पर्यावरण के जो दो तरह के अंग होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट, यानी निर्जीव उसका घटक और सजीव घटक। निर्जीव घटक में जल आता है, भूमि आती है, हवा आता है, नदियाँ आती हैं, पहाड़ आते हैं। तो और दूसरी तरफ बायोटिक कंपोनेंट में सजीव जगत में पेड़ पौधे, मनुष्य आते हैं, और मनुष्य के अलावा जो जीव आते हैं वो आते हैं। तो जो बायोटिक कंपोनेंट में पेड़ पौधे हैं, ये इनमें तो न गति होती है न दिशा होती है। जो आदमी को छोड़ करके जो जीव जंतु हैं उनमें गति तो होती है, इधर उधर जा सकते हैं, लेकिन उनकी कोई सोच की सकारात्मक दिशा नहीं होती। वे प्रकृति के अनुसार ही चलते हैं, प्रकृति के जो प्रवाह है उसी के अनुसार अपना गति करते रहते हैं, उनकी कोई दिशा नहीं होती। लेकिन जो मनुष्य है, मनुष्य में गति भी है और इसकी दिशा भी है। अगर दिशा है, इसकी जो सही दिशा चुन ले, क्योंकि चुनाव का अधिकार प्रकृति में सिर्फ मनुष्य के पास है, चुनाव कर सकता है, सिलेक्शन कर सकता है कि हम सही दिशा लें या कि गलत दिशा लें। तो अगर सही दिशा चुन ले ये मनुष्य, सकारात्मक, उत्पादक और रचनात्मक दिशा चुन ले, तो ये धरती पर ही स्वर्ग को ला सकता है, जन्नत को ला सकता है, हेवन को बना सकता है, धरती को ही हेवन बना सकता है। लेकिन अगर गलत दिशा चुन लिया, अगर विध्वंसात्मक दिशा चुन लिया, अगर विनाश का दिशा चुन लिया, तो इस धरती को ये जहन्नुम बना सकता है, नरक बना सकता है, हेल, पूरी तरह हेलिस बना सकता है। तो हम मनुष्य को सही दिशा चुनने का, सकारात्मक दिशा चुनने का एक मौका देती है शिक्षा। हमारे विद्यालय, हमारे महाविद्यालय, विश्वविद्यालय ये सही दिशा चुनने का अधिकार देते हैं, मौका देते हैं, अवसर देते हैं। अगर स्कूलों को सही हम जगह पर ला दें, पढ़ाने का माहौल कायम कर दें, हमारी सरकारें इसमें सहयोग करें, पढ़ने पढ़ाने का माहौल कर, शिक्षक हम सभी शिक्षक मेहनत करें, अपने बच्चों को सही दिशा दें, अपने पर्यावरण को सही सेप देना चाहते हैं, अपने समाज को सही सेप देना चाहते हैं, तो बच्चों को अगर हम सही दिशा दें तो ये पर्यावरण संरक्षण की दिशा में हमारे बच्चे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। पर्यावरण के एक एक अंग को हम समझाएं, उसके एक एक घटक समझाएं, उसकी बारीकियों को समझाएं कि पर्यावरण का हर घटक एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसमें तनिक भी व्यतिरेक होने पर, इसमें तनिक भी असंगति आने पर, उसकी एक कड़ी भी इधर से उधर होने पर पर्यावरण के सारे जो बैलेंस है गड़बड़ा सकते हैं। तो बच्चे समझ सकते हैं और पर्यावरण को कम से कम हानि पहुंचा सकते हैं। चूंकि नासमझी है हम सब में, हम बच्चों में, हमारे बच्चों में, हम लोगों में, नागरिकों में नासमझी है पर्यावरण के प्रति। इसके कारण पर्यावरण का बहुत क्षति हो रही है। तो इस पर्यावरण की क्षति को हम शिक्षा के द्वारा, जनसंख्या भी कम कर सकते हैं। चूंकि जनसंख्या के कारण प्रकृति के सारे साधनों पर, संसाधनों पर बड़ी दबाव है। बसने के लिए घर चाहिए, क्योंकि जनसंख्या बढ़ेगी तो घर चाहिए, अलग बसने के लिए घर चाहिए, रहने के लिए, चलने के लिए रोड चाहिए, रोड चौड़ीकरण हो रहा है रोडों का, कल कारखाने चाहिए, औद्योगिकरण हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, पानी की बेतहाशा उसमें खपत हो रही है, कल कारखानों के लिए, शहरीकरण के लिए, नए नए मकान बनाने के लिए इतनी बड़ी पानी की खपत हो रही है। तो हम वर्षा जल को बचा करके, वर्षा जल का रेन हार्वेस्टिंग के द्वारा छतों पर हम पानी की कमी को कर सकते हैं। घर बनाने के लिए जो फ्रेश वाटर निकालते हैं हम नीचे से, बोरिंग से, उस पानी को बचा करके हम वर्षा जल के जो संचयन किए हैं उस पानी से हम घरों को बना सकते हैं, बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, कल कारखानों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पानी को बचा सकते हैं और फ्रेश वाटर को रिचार्ज कर सकते हैं। इस पानी को बचाना एक बहुत अमूल्य
जल है, इसको बचाना हमारा परम कर्तव्य है। अन्यथा पानी के बिना हम मर जाएंगे, जल संकट होगा, आपस में लड़ाई मार तकरार होगी और पानी के लिए विश्व युद्ध हो सकता है। तो हमारा कर्तव्य है कि वाटर हार्वेस्टिंग करके, रेन हार्वेस्टिंग करके, वर्षा के जल को संग्रहित करके, भंडारित करके हम पानी की जो फ्रेश वाटर की जो खपत है इसको कम करें और जो भूमिगत जल है उसको रिचार्ज होने दें और अपने दैनिक उपयोग में जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा जो पानी हम संग्रहित किए हैं, भंडारित किए हैं, उसको फिल्टर करके, उसको संसाधित करके, उसको ब्लीचिंग पाउडर मिला करके, उसको शुद्ध करके हम अपने दैनिक कामों में उपयोग में ला सकते हैं। बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, माल मवेशियों को पिलाने के लिए, खिलाने के लिए और अपने बहुत सारे दैनिक कार्यों के लिए। इस तरह से हम प्रकृति को क्षरित होने से बचा सकते हैं, अपने पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और इसका सतत विकास कर सकते हैं। धन्यवाद।